पता नहीं कब हुआ होगा, क्या हुआ होगा आपके साथ, आप बता नहीं पाई होंगी, आपको लगा होगा कोई समझ नहीं पाएगा। सिचुएशंस ऐसी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, हो गया, अब उसको मैं बदल नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो मुझे खा रहा है अंदर, वो अंदर दीमक की तरह मुझे खत्म कर देगा। मैं बाहर कैसे निकलूं इस चीज से? आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, अगर आपसे गलती नहीं हुई तो फिर किससे होगी? एक्चुअल में ये होओपोनोपोनो है क्या? मैं इसे क्यों यूज करूँ इस टेक्निक को? होओपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है, एक प्रार्थना है। मान लीजिए मेरे साथ किसी ने बहुत कुछ बुरा किया है, ठीक है, मेरा मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल बर्बाद कर दिया, तो मुझे फॉरगिव किससे करना है, खुद को या उस इंसान को? आप उसी लड़के को बोल रही हैं, मुझे माफ कर दो कि मैंने अपना सबसे बहुमूल्य समय और इमोशंस तुम्हें दिया। जिंदगी में तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ने के लिए भेजा गया, रुकने के लिए नहीं भेजा गया। जैसे रुके हुए पानी में काई जम जाता है, आप रुक जाओगे तो आपके इर्द गिर्द का जो ऑरा है वो भी डार्क हो जाएगा, आपकी सारी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर हम विदेशों में जाएं तो वहाँ ना आप दो बंदे क्रॉस भी कर रहे होते ना, सॉरी इंडियंस में आप करके देख लीजिए, अड़ जाएंगे। किस बात की सॉरी? मैंने क्या गलती कर दी? चैलेंज मत करना कि मुझसे तो आज के बाद ये गलती होगी ही नहीं। जब कभी भी आप किसी भी सिचुएशन को चैलेंज करेंगे तो ये मार्क माय वर्ड, वो चीज दोबारा आपके पास आएगी। ये तो है। एक आम इंसान अगर इस टेक्निक को सीखना चाहता है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? इस टेक्निक को सीखने के लिए किसी यज्ञ, तप, मंत्र, अवधि, समय, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ समर्पण की। प्रणाम इंडिया, पॉडकास्ट विद आंचल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है होओपोनोपोनो। शायद बहुत सारे लोगों के लिए एक नया शब्द है, कुछ लोग इसे जानते होंगे, इस वर्ड से वाकिफ भी होंगे। दोस्तों, होओपोनोपोनो एक ऐसी टेक्निक है जो आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जहाँ आप स्टक हो गए हैं, वहाँ से आप रिलीज़ हो सकते हैं। जैसे आपके मन में कई सालों का आपने अपने मन में कोई पेन दबा के रखा है, किसी के प्रति आपके मन में कोई ग्रज है, कोई रिग्रेट है किसी गलती को लेके, या कोई गिल्ट है, तो सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक से आप अपने उस पेन को, सालों साल के पेन को, उस गिल्ट को, उस रिग्रेट को आप रिलीज़ कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में आज हमने गाइडेड मेडिटेशन किया है, जिससे पर्सनली मैंने भी उसे लिटरली फील किया है कि उस मेडिटेशन को करते ही मेरे जो पेन, जो गिल्ट था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइट हो गई हूँ मैं, वो मैंने रिलीज़ कर दिया है। एंड आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के एंड तक आप एक्चुअल में समझ पाएंगे कि आप कहाँ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो मेंटल हीलिंग की बात हो, या फिर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो भी आप इस टेक्निक से कैसे उस चीज़ के साथ डील कर सकते हैं। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं फेमस लाइफ कोच और होओपोनोपोनो एक्सपर्ट मेनका शर्मा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने कहा कि आज हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं होओपोनोपोनो, राइट? ओके। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत नया वर्ड है, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, कुछ लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे। मेरे लिए पहला टॉपिक ऐसा है जिस पे मैं पहली बार डिस्कस करूँगी पॉडकास्ट में अपने। मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में कि ये क्या एक्चुअल में होता है। जब मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करी थी, मैं जब वीडियोस देख रही थी, तो मैंने कई वीडियोस में ये देखा है कि ये होओपोनोपोनो एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। एक इसे कहते हैं शायद ये मोस्ट प्रूवन टेक्निक है, सक्सेसफुल टेक्निक है। दूसरी वीडियो जब मैंने देखा तो उसमें मैंने देखा कि कहीं ना कहीं मेंटल हीलिंग से रिलेट करती है। आपको किसी तरह की कोई हीलिंग चाहिए तो आप होपोनोपोनो यूज़ कर सकते हैं। तीसरी किसी वीडियो से मैं गुजर रही थी तो उसमें ये बताया था कि ये फॉरगिवनेस थेरेपी या फिर कह सकते हैं कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते टाइम आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक्चुअल में ये होओपोनोपोनो है क्या? इस टेक्निक को यूज़ करके मेरे लिए, एक आम इंसान के लिए कितनी हेल्पफुल है? मैं इसे क्यों यूज़ करूँ इस टेक्निक को? आपने जितने भी वीडियोस में होओपोनोपोनो के बारे में पढ़ा, सारी बातें सही हैं। अच्छा। होओपोनोपोनो एक हीलिंग टेक्निक भी है,
एक फॉरगिविंग टेक्निक भी है और इस मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज होता है। मगर होपोनोपोनो है क्या, अगर हम उसके मेन कोर को पहले समझ लें, होपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है, एक प्रार्थना है। अच्छा। आप अगर सच्चे दिल से किसी भी चीज की प्रार्थना इष्ट के सामने करते हैं तो वो पूरी हो जाती है, तो उसे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक में यूज किया जा सकता है। ओके। अगर आप कभी भी किसी भी प्रेयर को अपने लिए फिजिकल या मेंटल हीलिंग के लिए यूज करते हैं तो वो हीलिंग थेरेपी कहलाता है। अगर आप कभी भी इस टेक्निक के थ्रू खुद को इष्ट से कनेक्ट करना चाहें तब भी आप प्रेयर करते हैं, तो ये एक प्रार्थना है, दिस इज अ प्रेयर। लेकिन क्योंकि हम अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग क्रीड्स के हैं, अलग अलग समाज से हैं, अलग अलग दुनिया में वास कर रहे हैं, तो हम सबकी भाषा अलग अलग है। लेकिन वो एक भाषा जिससे हम सब कनेक्ट हो जाते हैं वो होती है प्यार की भाषा, आई लव यू। ये 3 शब्द जैसे ही हमारे सामने कोई बोलता है तो हमारे फेस पे एक अलग सी चमक आ जाती है। इस प्रेयर में इन 3 शब्दों को भी यूज किया गया है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है और मैं अगर उस गलती के लिए आपसे तुरंत माफी मांग लूं तो आप मुझे शायद माफ कर देंगे। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई है और उसका नुकसान आपको हुआ है और वो नुकसान आपने काफ़ी दिन तक भुगता है और मैं काफ़ी दिनों के बाद या जन्मों के बाद आपसे माफ़ी मांगूं तो शायद नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि आप माफ़ तो कर देंगे लेकिन वो बीता समय आप वापस नहीं ला सकते। तो इसमें वो आई एम सॉरी भी है। अगर मैं कोई गलती खुद के लिए कर रही हूँ, यानी मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए था मगर अनजाने में गलती से मुझसे वो काम हो जाता है सिचुएशंस की वजह से, तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांग सकती हूँ। आप कभी भी कोई भी गलती जाने या अनजाने या ज़बरदस्ती जानबूझ के भी कोई कर सकते हैं, वो रिवर्ट नहीं हो सकता। ये तो हमें पता है कि समय वापस हम नहीं ला सकते। आज मुझे गुस्सा आया, मैंने किसी को ज़ोर से चाटा मारा, लेकिन मुझे कल रियलाइज़ होता है यार बेकार में मार दिया मैंने, कोई बात नहीं, हो सकता है आज वाकई बस नहीं चल रही होगी इसलिए लेट आया होगा, लेकिन वो मारा हुआ थप्पड़ तो मैं वापस नहीं ले सकती हूँ। लेकिन होपोनो के प्रेयर में प्लीज़ फॉरगिव मी भी है, तो आप उससे तो आई एम सॉरी बोल ही रहे हैं, लेकिन जो गलती आपने की आप अपने आप से भी माफ़ी मांग सकते हैं। ओके। तो होपोनोपोनो एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है और इस प्रार्थना को आप अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब है ये होपोनोपोनो जैसे कि अगर मैंने कोई गलती की है तो उसे सुधारना है ना। बिल्कुल। और उसको हम लोग ये तरीके होते हैं, जैसे आपने कहा कि ये 4 फ्रेजेस हम लोग उसमें प्रेयर मतलब यूज करते हैं वर्ड्स। करेक्ट। एक है जिसमें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। राइट। यस। ओके, तो इसके कोर कॉन्सेप्ट को आपने मुझे समझाया। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि फॉरगिव मी, तो फॉरगिव मी मतलब मुझे खुद के लिए माफ़ी मांगनी है या मुझे सामने वाले इंसान से माफ़ी मांगनी है? क्योंकि कई बार जैसे आपने कहा कि हम लोग इतना बड़ा नुकसान झेल चुके होते हैं कि हम लोग शायद कहीं एक टाइम पे आके हम उसे फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। राइट। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँ? मान लीजिए मेरे साथ किसी ने बहुत कुछ बुरा किया है, ठीक है, इतना बुरा किया है, मेरा इतना सब कुछ, मेरा मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब मैं उसे फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, तो इस टेक्निक को मैं इस टाइम पे यूज़ कर सकती हूँ। मुझे फॉरगिव किससे करना है, खुद को या उस इंसान को? आपको किसी ने बहुत परेशान किया जिसकी वजह से आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों आपने बर्बाद किया। मैंने अभी आपने बोला किसी ने आपको परेशान किया। और आपने अपना मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ आपने बर्बाद किया, यानी आप अपनी बर्बादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले रही हैं। जिस चीज़ को आपने बर्बाद किया आपको खुद से तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी ना, क्योंकि जिसने आपको तकलीफ दी उसका इंटेंशन क्या था ये तो आपको पता नहीं था, लेकिन उसके इंटेंशन को ना जानते हुए भी आपने अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को कंप्लीटली झुलसा दिया।
हम इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। लव अफेयर्स में हम इजीली समझ सकते हैं। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया, उस प्रेम में उसने देखा कि वह लड़का उस लड़की के साथ लॉयल नहीं है, उस लड़की ने उस लड़के को किसी और लड़की के साथ देखा। अब नतीजा क्या हुआ, इस लड़की ने डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या करने की कोशिश की। उसका जॉब छोड़ दिया उसने, जो पढ़ाई लिखाई वो कर रही थी उसमें उसका मन नहीं लगा, तो वो अपने पढ़ाई में भी उसका रिजल्ट खराब आने लगा। नौकरी छूट गई तो जो उसके पास जो फंड्स आते थे जिससे वो फीस दे सकती थी वो खराब हो गया। उसकी फैमिली में माँ बाप थे सिर्फ, जिसका अर्निंग मेंबर सिर्फ वही थी, यानी उसी के पैसे से मम्मी की दवाई आ सकती थी। क्योंकि वो नहीं कमा सकती, अब दवाई नहीं आ रही है। फैमिली का जो रेप्यूटेशन था पूरे कॉलोनी में वो खराब हो गया। तो अब हुआ क्या कि इस लड़की ने, क्योंकि उस लड़के को किसी के साथ देखा, तो इसने उस लड़के को तकलीफ नहीं दी, खुद को तकलीफ उसने दी। सारी तकलीफ खुद को दी है। और उसके तकलीफ की वजह से रिपरकशंस में उसकी मम्मी की, फैमिली की, सोसाइटी में, अपनी नौकरी की, अपनी पढ़ाई की कितना नुकसान करके बैठ गई है। ठीक है, राइट। अब ऑब्वियसली उस लड़के ने तो उसको धोखा दिया क्योंकि वो लॉयल नहीं था। ऐसे केस में ये लड़की जाके उसको तो सॉरी नहीं बोलेगी, उसका एक्सपेक्टेशंस लेवल तो ये होगा कि तुम मुझे आके सॉरी बोलो। लेकिन होपोनोपोनो हमें क्या सिखाता है? होपोनोपोनो हमें सिखाता है कि मुझे माफ कर दो। आप उसी लड़के को बोल रही हैं, मुझे माफ कर दो कि मैंने अपना सबसे बहुमूल्य समय और इमोशंस तुम्हें दिया। ओके, तुम मुझे माफ कर दो। एंड प्लीज मुझे, अब मैं अपने आप के लिए कह रही हूँ, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो कि मैंने इतनी बड़ी गलती करी, एक गलत इंसान को चूज करके, और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई खराब कर दी, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, माँ बाप की बात नहीं सुनी, कॉलोनी में भी बदनाम हुई, सोसाइटी से निकाल दी गई। तो मुझे माफ कर दो, आई लव यू। आप ये खुद को कहती हैं कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मैं एक नायाब सितारा हूँ, मुझे इस जीवन में जीने का अवसर मिला है और मैं उस अवसर का दुरुपयोग करके अपनी खुशी किसी लड़के के प्रेम में ढूंढ रही थी। मैं खुद को नहीं समझ पा रही थी कि वह लड़का मेरे लायक नहीं है, मगर मैं अपने खुशियों की चाबी क्योंकि उसको समझ रही थी, तो मैंने खुद को कितने गर्त में ढकेल दिया, जिसकी वजह से मुझे माफ कर दो। और धन्यवाद उस इष्ट का जिसने मुझे ये एहसास दिलाया, यह मंत्र दिलवाया कि आज मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं सबसे अनमोल चीज़ हूँ और मुझे इस तरीके से अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए था। तो होपोनोपोनो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, एक जागृत इंसान बनाता है, एक सजग इंसान बनाता है। आपको ये ज्ञान देता है कि आप इस संसार में अकेले आए हैं, अकेले जाना है। ये जितने भी ड्रामे, जितनी भी चीज़ें दुनिया में आपके साथ घटित हो रही है, इसका कुछ न कुछ अभिप्राय है। सिर्फ अभिप्राय से जुड़ो, इंसान से मत जुड़ो, उसकी भावनाओं को समझो, उससे आप प्रेरणा प्राप्त करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी में तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ने के लिए भेजा गया है, रुकने के लिए नहीं भेजा गया है। जहाँ रुक जाओगे वहाँ डिप्रेशन, स्टैग्नेंसी, आत्महत्या, सुसाइड वगैरह वगैरह जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे रुके हुए पानी में काई जम जाता है, आप रुक जाओगे तो आपके इर्द गिर्द का जो ऑरा है वो भी डार्क हो जाएगा, आपकी सारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो होपोनोपोनो आपको एक अवेयरनेस की तरफ लेके जाता है, और ये अवेयरनेस अगर आपके अंदर आ गई तो आप इस अवेयरनेस को किस क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं ये आपके हाथ में होता है। क्योंकि जीवन का जो कहते हैं ना, आपकी जो लगाम है लाइफ की, वो आपके हाथों में आ जाती है। आई हैव टू डू दिस, नो आई डोंट हैव टू डू दिस। मुझे ये काम करना है, नहीं मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या मुझे यहाँ जाना है? हाँ जाना है। क्या नहीं जाना है? बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो वो जो एक
कमांड होती है, आपकी अथॉरिटी जो होती है सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की, वो होपोनो आपको देता है, क्योंकि आप अपनी सोच की गलतियों के लिए भी रिग्रेट में नहीं जाते, गिल्ट में नहीं जाते हैं। ओके तो मैं रिलेशनशिप हो गया, वेल्थ हो गई, हेल्थ होगी, इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि एक आम इंसान अगर इस टेक्निक को सीखना चाहता है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वो सिंपल वे में आप मुझे बताइए कि क्या क्या स्टेप वाइज उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे टेक्निक को वो यूज़ कर सकता है अपनी डेली लाइफ में। बहुत ही सिंपल है। आपको कभी कोई चीज कोई दे रहा है तो अगर आपके अंदर अहम है, अहंकार है, तो आप धन्यवाद नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कुछ दे रहा है और अगर आपको थैंक यू बोलना आता है, तो इसको सीखने का सबसे सिंपल मंत्र है कि रोज चाहे कोई आपको छोटी सी छोटी भी एक चीज़ दे, आपके लिए दरवाज़ा ही खोल दे। आप कहीं एंटर कर रहे हैं किसी मॉल में और अगर सपोज कीजिए गेट का दरवाज़ा कोई आगे चलने वाले इंसान ने अपने लिए खोला था, लेकिन आपके लिए रुक गया कि आप भी पीछे आ रही हैं, तो आप उसे भी थैंक यू बोलिए। अगर आपके अंदर ये सेंस जागृत हो जाता है कि आप आई एम सॉरी बोलना जानती हैं, माफ़ी मांगना जानती हैं, तो ये टेक्निक सीख सकती हैं। एक अहंकारी इंसान ये टेक्निक नहीं सीख सकता। तो इस टेक्निक को सीखने के लिए किसी यज्ञ, तप, मंत्र, अवधि, समय, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ समर्पण की। अगर आपको समर्पित होना आ गया तो आप ये सीख सकते हैं। अगर समर्पण आपके अंदर नहीं है, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के अहंकार और अहम को लेके चल रहे हैं, तो आप ये कभी भी नहीं सीख सकते हैं। ओके हम झुकने नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं आप किसी के सामने बिल्कुल आप घुटनों के बल बैठ जाइए। सॉरी बोलने का अर्थ ये नहीं होता है। आप किसी से माफ़ी अगर मांग रहे हैं तो खुद को कह दीजिए अपने आप से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी माफ़ी मांगने से दूसरा मुझे छोटा समझेगा, तो आप खुद को कह दीजिए कि ये माफ़ी मैं खुद के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो रहा हूँ। मैंने जो किया वो भले उसने गलती करी थी, मगर वो उसका अभिप्राय था कि मैंने उससे इस तरीके की बात बोली, मगर फिर भी बोलने के बाद मेरा चित्त शांत नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि मैं खुद को दर्द दे रही हूँ, या मैं जो भी कुछ बोली हूँ ये मैं नहीं थी, ये समय था, सिचुएशन था, लेकिन मुझे अब गिल्ट फील हो रहा है, तो मैं अपने आप के लिए उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। तो जब कभी भी आप अपने लिए कोई काम करेंगे तो उसको सीखना आसान हो जाता है। मैं आपके लिए, अगर आपने मुझे बोला कि आज आप 9 बजे आके ना मुझे यहाँ से ले जाइएगा, आज आप मुझे ज़रा शॉपिंग करवा दीजिएगा, आज आप मुझे ज़रा मूवी दिखा दीजिएगा, तो आप एक बर्डन है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ आज आप ना 9 बजे कहीं घूमने जाइएगा, आज आप ना मूवी देख कर आ जाइएगा, आज आप ना शॉपिंग, तो आप अपने लिए कर रही हैं। खुद के लिए काम करना सबसे आसान है। मैं अगर आपको बोलूँ आज ना आप ज़रूर डोसा खाइएगा, आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप मुझे खिलाइएगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगी आप ज़रूर कीजिएगा, आज आप अच्छे जूस पीजिएगा, आज आप वॉक करने जाइएगा, आज आप काम मत कीजिएगा। आपके लिए अगर मैं खुद के लिए अच्छी अच्छी एडवाइस दूंगी तो आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। हाँ, क्योंकि वो आपके लिए है। होपोनोपोनो भी आप इस चीज़ को सीखने का जो कोर मंत्र है कि आप किसी के लिए नहीं कर रही हैं, आप खुद के लिए कर रही हैं, इससे आपको बहुत सारे स्पेसेस में गारंटीड 100 से ऊपर अगर कोई परसेंटेज हो तो मैं वाइट पेपर पे लिख के साइन करके दे सकती हूँ। अगर किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में आपको रुकावट महसूस हो रही है, लग रहा है कि मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, आप इस 4 फ्रेजेस का यूज़ कीजिए, आपको गारंटीड रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको गारंटीड में लाने के लिए बहुत सारे यूट्यूब्स में बोला जाता है, सुबह के समय 11 बार बोलिए, 21 दिनों तक बोलिए, 369 मेथड्स में बोलिए, 555 मेथड्स में बोलिए, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स की वजह से। इसका कोर समझें आप क्यों बोला जाता है। आप कोई भी काम, मैं कहती हूँ बी कॉम्प्लेक्स की गोली भी आपकी बॉडी में असर तभी करती है जब आप 30 डेज तक लेते हैं। उससे पहले आप छोड़ दीजिए, जितना आपने खाया वो भी असर नहीं करती है। अच्छा, तो ये टेक्निक्स इसलिए दिए जाते हैं कि आप 21 दिन तक कीजिए, आप 7 दिन तक कीजिए, क्योंकि
जो आपको ये टेक्निक सिखा रहे हैं वो चाहते हैं कि आप ये हैबिट क्रिएट करें, क्योंकि एक बार अगर आपने हैबिट क्रिएट कर ली तो इंग्लिश में एक कहावत है कि हैबिट की स्पेलिंग है HABIT। H हटा दो, अ बिट रिमेन्स, A हटा दो, बिट रिमेन्स, B हटा दो, बट इट रिमेन्स। तो इसीलिए अगर आपने कभी भी किसी भी चीज की हैबिट क्रिएट कर ली तो ये समझ लीजिए कि आपने एक लाइफस्टाइल क्रिएट कर लिया है और आप कभी भी उससे हारेंगे नहीं। इट्स अ विन विन सिचुएशन। ओके तो मतलब ये मिनिमम टाइम हमारा ये 21 डेज का हर कोई बोलता है 21, ये इसका 21 डेज का क्या साइकिल है? क्यों 21 डेज को ही हम लोग हमेशा काउंट करते हैं कि 21 डेज तो एटलीस्ट आप करो ही करो? देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। 21 डेज इज, आप इसको स्पिरिचुअलिटी में लीजिए या बायोलॉजिकल लीजिए। किसी भी चीज़ को आप मॉर्निंग में 5 बजे उठने का, अगर आप ऑफिस जाने का, किसी भी चीज़ को अगर आप 21 डेज तक रेगुलर करने लग जाते हैं ना, इट यू फ्रेम अ हैबिट। ओके, आप एक साइकिल में आ जाते हैं। आपका वो साइकिल आपको इतना कंठस्थ हो जाता है, इतना एडिक्टेड हो जाता है कि उसके बाद ना इनवॉलेंटरली, यानी कि ना चाहते हुए भी आपके मुंह से वो बात निकलेगी। मैं आपको अगर ये प्रिस्क्रिप्शन कर दूं कि आप सुबह उठेंगे 21 टाइम्स आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू बोलेंगे। आफ्टरनून में आप फिर खाना खाने के बाद एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद आप फिर बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। उसके बाद रात में सोने से पहले आप फिर बोलेंगे, और आप ये बोलेंगे और हम लोग सुबह व्हाट्सएप के ग्रुप में मिलेंगे, हम लोग बताएंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है। और अगर आप ये रेगुलर कर रहे हैं, इवेंचुअली क्या होता है, जब ये 21 डेज खत्म हो जाता है और आप अगर ये नहीं बोल रहे हैं, यू स्टार्ट फीलिंग वेकेंट। आपको वैक्यूम लगेगा, आपको लगेगा अरे कुछ तो है जो मिसिंग है। तो आप वो दोबारा करने का सोचेंगे। और क्योंकि इसको करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, इट इज द मोस्ट सिंपल एंड ईजीएस्ट वे ऑफ प्रेइंग। आपको अगर मैं अलग अलग मंत्र दूं, मंडे आप ये मंत्र बोलिए, ट्यूसडे आप ये वाला मंत्र का जप कीजिए, बुधवार को आप ये मंत्र का जप कीजिए, बृहस्पतिवार, आप कंफ्यूज हो जाएंगी, आपसे हो नहीं पाएगा। और जितने भी हमारे जेनजीज हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जितने पुराने लोग हैं उनको तो चेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो जेनजीज हैं उनको सुनना है, क्योंकि उनको नई चीज़ें सीखनी है और उनको फास्ट सीखना है। उनको कोई ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं चाहिए जिसके लिए एफर्ट्स करने पड़े। आप उनको बोलेंगे नहीं, आपको 21 डेज मॉर्निंग 5 o'clock, आई एम नॉट गोइंग टू वेक अप। आप उनको बोलिए आपको ये वाला मंत्र यूज करना, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो आप एक ऐसा फॉर्मूला अगर आप निकाल देते हैं कि आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अफ्रीका, रशिया, हर जगह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज होती है, दैट इज इंग्लिश, है ना। अगर हम यही 4 फेजेस, क्योंकि ये चारों फ्रेजेस इंग्लिश में हैं, हम हिंदू हैं, हम इंडियंस हैं, तो हम इसको इंडियन में भी बोल सकते हैं। हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने उसे दुख दिया। हे प्रभु मुझे ग्लानि है, मैं खुद से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि जाने अनजाने मुझसे भी गलती हुई। मैं स्वयं से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं स्वयं से माफ़ी मांगकर अपनी उन्नति के लिए अग्रसर हो सकूँ। ये चीज़ें ये हिंदी में हम लोग, पुराने लोग सब बोल सकते हैं। आजकल के बच्चों को आप बोलिए हिंदी के तो एक चैप्टर्स नहीं पढ़ पाते हैं वो। तो बहुत सिंपल है ना, आई एम सॉरी, सबको आता है बोलना, सॉरी, फॉरगिव मी प्लीज। अब ये फॉरगिवनेस वाली जो चीज़ है ये डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि आप जनरली ये कभी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते नहीं, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, आप नहीं बोलते हैं। दूसरों को माफ़ करना छोड़ दीजिए, पहले खुद से माफ़ी मांगिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप खुद हैं। दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाद में आती है। आपके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद को खुश रखने की है। अगर आपने खुद को दुखी कर दिया, तकलीफ दे दी, तो आप गुनहगार हैं खुद के। और कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा भी करते हैं कि खुद दुख में रह रहे हैं लेकिन दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर वो पेन इकट्ठा होता जाता है, राइट। और बाद में बनता है कैंसर।
ये जो बीमारियां आजकल बहुत ज्यादा आप सुन रहे हैं, एस्थमा, थायराइड, लेडीज को थायराइड बहुत है। हाँ। अब इसके थ्रू जब हम डिटेल में कभी जाएंगे, हाँ। क्योंकि होपोनोपोनो बहुत अलग अलग फील्ड्स में यूज होते हैं। अच्छा। हम हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते तो हैं। उसमें भी हम लोग जैसे हर फील्ड में, तब भी हम लोगों को ये 4 फ्रेजेस बोलने ही बोलने हैं। यस। ओके, ये मेन है। आपको किसी भी फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ। ये 4 फ्रेजेस को। यस। ठीक है। अभी जैसे मैंने 21 डेज की आपको बात की, अगर मैं मॉर्निंग में उठ रही हूँ तो मुझे ये फ्रेजेस बोलने हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन कुछ होता है, या फिर कितने टाइम में आपको, पूरे दिन में कितने टाइम आपको ये चीजें बोलनी है? अच्छा, ऐसा भी कुछ है? देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, हाँ। अगर आपने अभी शुरुआत की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टीचर ने बोला है वो मानना होगा। जिस दिन गाड़ी चलाना आप सीख रहे थे, तो जो आप ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, तो आपको सिखाने वाले ने क्या बोला, पहला गियर लगाओ, फिर थोड़ी दूर आप चले, फिर उन्हें कहा दूसरा गियर लगाओ, दूसरे गियर पे 20 की स्पीड पे ही चलो, फिर थोड़ी देर बाद थर्ड गियर लगाओ। तो जब आप सीख रहे होते हैं तो धीरे धीरे सीखते हैं। उस समय आपको पहला गियर लगाना है, सुबह उठकर शांत मन से, जिस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको फ़ोन कॉल्स नहीं आए हुए हैं, आप बिल्कुल फ्रेश मूड में उठी हैं, उस समय ही अगर आपने प्रार्थना कर दी, और प्रार्थना का स्वरूप अलग अलग होता है। आप प्रार्थना अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग मांगों के लिए कर सकती हैं। होपोनोपोनो को अगर आपने करा, तो आप पर्टिकुलरली किसी एक इंटेंशन के साथ आप उसको अटैच कर सकती हैं। जब आप उसको किसी इंटेंशन के साथ अटैच करेंगे, फॉर तो एग्जाम्पल जैसे सपोज कीजिए आपको कोई नौकरी चाहिए, हाँ। या आपको कुछ आपके चैनल के लिए, या आपको और व्यूअर्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या बहुत पैसे चाहिए, एक न्यू गाड़ी चाहिए। ठीक है। जॉइन योर हैंड्स विद द इंटेंशन कि हे प्रभु, आई एम सॉरी कि मैंने अपना जीवन का बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया। मैं अब अपने जीवन के समय को वेस्ट नहीं करना चाहती, और मेरी जितनी भी एनर्जी है मैं अपने इस इंटेंशन पे लगाना चाहती हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी आ जाए। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी डिसीजंस अभी तक लिए वो गलत थे। मैं उसके लिए खुद से माफ़ी मांगती हूँ। एंड आई रियली लव दैट कार, सो आई लव द कार, सो आई लव यू। आप उस कार को विजुअलाइज करके उस कार को पूरा प्यार भेजिए। एंड देन थैंक यू कि तुम मेरे पास अब आने वाले हो, और मुझे रास्ता दिखाओ कि कैसे आओगे। When you actually say this prayer and give an open invite to the universe, जब आप इस प्रेयर को बोलते हैं, और मेरा पर्सनल मानना है कि आस्किंग क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस पूछना, प्रश्न पूछना हमेशा एक गेटवे को खोलता है कि आंसर्स मिले। जैसे आज आप मुझसे क्या कर रही हैं, क्वेश्चंस पूछ रही हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। मैं तो एक मानव हूँ, लेकिन जो हमारे ऊपर एक सुपरमैन बैठे हुए हैं, जो हम लोग सबको चला रहे हैं, हम उनसे क्वेश्चंस ही नहीं पूछते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना कर देते हैं और अपनी अपनी बोलते रहते हैं, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे ये कर दिया, हाँ, मुझे ये ऐसे चाहिए। राइट। हमने तो उनसे प्रश्न ही नहीं पूछा कभी कि ऐसा क्यों किया, या हमसे क्या गलती हुई जो हमने ऐसा हमें करना, ऐसे हमें दिन देखने पड़े, व्हाटएवर। तो अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, तो आपके पास सडनली कोई लेटर आएगा, कोई मैसेज आएगा, कोई फ़ोन कॉल आएगा, या आपको किसी के थ्रू खबर मिलेगी कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आपको ना एहसास होगा, ओ तो ये इसलिए हुआ था। जब आपकी वो गुत्थी सुलझने लग जाएगी ना, देन यू एक्चुअली विल अंडरस्टैंड कि अब मुझे माफ़ी मांगनी किससे है। कई बार हम समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो होपोनोपोनो इज अ बेसिक टेक्निक। थ्रू दिस बेसिक टेक्निक यू आर ओपनिंग बहुत सारे ब्रांचेस आप ओपन कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, योर मेडिटेशन, योर गिल्ट रिमूवल, योर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इस एक चाबी से पता नहीं कितने ताले खुल जाते हैं। तो अगर आप ये एक चाबी पहले सीख लें, तो उस चाबी को बनाने में मेहनत तो पड़ेगी ना, जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। तो बनाने के लिए मिनिमम 1 महीना मैं तो रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं 30 डेज पे ही चलती हूँ किसी भी चीज़ को करना हो। तो
30 डेज तक। सिंपल से 4 फ्रेजेस हैं, ब्यूटिफुल से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं इसमें एक मास्टर फ्रेज और जोड़ देती हूँ, लेट द डिवाइन ग्रेस फ्लो। क्योंकि जब हम ये चारों चीज़ें बोल देते हैं तो अब हम डिवाइन को अलाउ भी तो करें कि अब हमें आपने माफ़ कर दिया, अब हमें जल्दी से टॉफ़ीज़ दो, हमें हमारे गिफ्ट्स दो। तो आप उसमें मास्टर स्ट्रोक एक ऐड कर दीजिए, लेट द डिवाइन ग्रेस फ्लो। अब आओ, अब फ्लो करो, अपने आशीर्वाद के रूप में हमें जो देना है दो, क्योंकि वो तो डिवाइन है, उनको क्या देने का मन कर जाए आज पता नहीं। तो हमेशा सुबह उठ के और रात में सोने से पहले छोटा सा एक प्रेयर है, कुछ भी नहीं करना है आपको, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहना है, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना है, बस ये प्रेयर बोल के आप सो जाएं। आपको कम से कम ये तो लगेगा आई हैव डन माई टुडेज टास्क। जब आप छोटे छोटा टास्क कंप्लीट करने लगते हैं ना, तो यू फील वेरी हैप्पी कि वाओ, मेरा एक टास्क आज खत्म हुआ। कंप्लीशन गिव्स यू एन अचीवमेंट। आपको लगता है वाओ, आज मैंने कुछ अचीव किया है। आप ये करते चले जाओगे ना, जब रेगुलरिटी में, कंसिस्टेंसी में, वही तो चाबी बनने के तरीके होते हैं। अभी आप बोल रहे हैं तो मैं मन मन में बोल रही हूँ, तो मुझे खुद को इतनी खुशी हो रही है अंदर से। वेरी गुड। अभी कई बार ऐसा होता है ना कि चलिए ठीक है, अभी आपने मुझे बताया, व्यूअर्स को बताया, वो मोटिवेट हो गए, उन्होंने करा, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया। अब ये 30 डेज तक कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए मान लिए मैंने कर भी लिया, लेकिन उस एनर्जी से नहीं किया जो एनर्जी मेरे अंदर फर्स्ट डे थी। ठीक है, आते आते ढीले हो गए। अब क्या हो गया, वो सिर्फ एक रटना टाइप हो गया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन वो उस भाव से नहीं बोल रहे हैं जो मैंने फर्स्ट डे बोला था। तो क्या ये तब भी वही रिजल्ट देगा मुझे? नहीं देगा। नहीं देगा। आपने बहुत अच्छी बात अभी पूछी है, ये इनफैक्ट व्यूअर्स को समझना होगा। हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में भी, हम फर्स्ट डे अगर पूरी एनर्जी से करें और लास्ट डे तक हम थोड़ा डल हो जाएं, तो क्या हमको रिजल्ट्स वही मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। हमने आज कुछ अपना कोई भी नया काम स्टार्ट किया, बहुत एंथुजियास्टिकली सब कुछ सजाया, उसके बाद हम थोड़े ढीले पड़ गए, क्या हमें वही रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है। एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए क्या करना होता है? अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आंसर्स क्या है कि हमारे पास ही होते हैं, आपके पास ही होते हैं, हमें पता नहीं होता है। तो हम नॉर्मल अगर एनर्जी की बात करें, आप जिम जा रहे हैं, आप रेगुलरली जा रहे हैं, आपने उसको एक हैबिट बनाया, लेकिन वहाँ जाके ना सेम एनर्जी पे आप नहीं वर्कआउट कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मुझे थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा अपने आप में। अगर मुझे वही, क्योंकि मैं वो मोनोटोनस चीज़ें हो जाती हैं ना कि वही सेम चीज़ें, तो मुझे कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर कुछ नया ऐड ऑन करना पड़ेगा, ऐसा। वेरी गुड। और उसी को कुछ इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो एक्सटर्नल हो गई। इंटरनल आपको न्यूट्रिशनल डाइट्स लेनी होगी। राइट। आपने घर पे बहुत अच्छा हैवी खाना खा लिया, और आप जाकर के जिम कर रहे हैं, अगले दिन भी आप बस पहुंच गए, ठीक है, चलो आपने बहुत अच्छा काम किया, आप पहुंच रहे हैं, लेकिन बॉडी में तो एनर्जी नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? अपने डाइट को ठीक रखना होगा। तो जब हम एक चीज़ को कंसिस्टेंट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली दूसरी चीज़ अपने आप ठीक होती चली जाती है। वैसे ही जब हम होपोनोपोनो को 1 महीने तक बोल रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी सेम नहीं रह रही है, तो हमें दूसरी तरफ भी करेक्शंस ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। और वो करेक्शन क्या है? स्टे कनेक्टेड विद द पॉजिटिव माइंडसेट पीपल। अच्छा, मैं एक ग्रुप, अगर आप एक ग्रुप में हैं और वो रोज रात में शराब पीते हैं, ठीक है कम्युनिटीज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, they end their day with a glass of wine, and that is a prestige issue for them. उन्होंने उस चीज़ को बड़ा अच्छा हैबिट बनाया हुआ है कि भाई रात हो गई है और अब मैं एक ग्लास तो ज़रूर पीऊँगा। कितनी श्रद्धा से आपने उस चीज़ को अपनी हैबिट बनाई, लेकिन जब बात होपोनोपोनो की सॉरी बोलने की आती है, वो आप भूल गए। तो अगर आप कोई अच्छी चीज़ की हैबिट बना रहे हैं, तो आपको साइमल्टेनियसली दूसरी जो चीज़ है वो भी ठीक करनी होगी, और वो हो जाती है। लेकिन एनर्जी को सेम रखने के लिए एफर्ट्स किसको पुट इन करने पड़ते हैं?
मुझे ही। तो क्योंकि आपको एफर्ट्स पुट इन करने हैं, आप कोई भी एक सोर्स को पकड़ लीजिए जिसके लिए आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, बाकी सारे सोर्सेज अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओके, और वो भी वो सोर्स पकड़े जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा हो। करेक्ट, राइट। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है सबको? पैसा। हाँ, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इस फॉर्मूला से आपके पास पैसे आने वाले हैं, तो मेहनत नहीं आप लगेगी। सब कुछ छोड़ देंगे, इस फॉर्मूला को नहीं छोड़ेंगे। राइट। तो यूज कीजिए ना, आप इसको यूज कीजिए, माफी मांगिए। आप पैसे से माफी मांगिए कि मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं की, अच्छा, मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं किया। जब तुम थे मेरे पास तो मैं उड़ा रहा था, और जब तुम हो तो मैं उसको कदर से नहीं रख रहा हूं। बहुत सारे लोग जब पैसे को रखते हैं ऐसे ही यूं ही फोल्ड करके पर्स में किसी भी कोने में रख देते हैं। नहीं, इज्जत दीजिए। अपने पर्स में भी एक अलग वॉलेट लीजिए, वॉलेट का कलर भी ग्रीन लीजिए, उस पे भी नोटों को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और अच्छे से उसको लाइन में रखिए। किसी को जब पैसे दे रहे हो तो उसको प्यार से दीजिए, मतलब यू डोंट हैव टू किस द नोट, बट यू हैव टू एक्चुअली से आई लव यू। गो विद द फ्लो एंड ग्रो विद द फ्लो। आप जाओ जहां भी जा रहे हो और वहां ग्रो करना, एंड कम विद द फ्लो, और मेरे पास वापस आना फ्लो के साथ। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ जब भी मैं पैसे देती हूँ, गो विद द फ्लो, ग्रो विद द फ्लो एंड कम विद द फ्लो। तो आपका होपोनोपोनो का मतलब सिर्फ आई लव यू नहीं है, आप उसमें अपनी भावनाओं को अलग अलग शब्द दे सकते और हैं। हर चीज में एवरीथिंग, एंड इट एक्चुअली वर्क्स। अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, आप रास्ता भटक गए हैं, आपकी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग रही है, गाड़ी से बात करना स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट लविंग द कार। आप फील करेंगे कि आपकी गाड़ी आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा के ही दम लेगी। इट इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली द ओनली सुपर पावर टूल that can do miracles in life in any sphere, tested, proven। ये रुक नहीं सकता, ये गंगा जल है, समाप्त तो होगा ही नहीं। सागर है, जितना डेप्थ में जाएंगी उससे अंदर से मोती निकल करके आएंगे। और इसमें कुछ करना भी नहीं है, कहीं आपको कुछ नहीं, बैठ के कोई आसन नहीं लगाना है, आपको चलते फिरते बस उसको फील करना है। हाँ। कि आप अगर फील करो, सॉरी फील करो, तो उसे लिटरली आप एक अपने अंदर एक ऐसा इमोशन जागृत कीजिए कि एक्चुअल में आप उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। राइट। अगर आप किसी को फॉरगिव करो तो आप अपने आप को पहले फॉरगिव कीजिए कि बहुत बहुत, मतलब मैं अपने आप को फॉरगिव कर रही हूँ कि मैंने यहाँ टाइम वेस्ट किया या मैंने अपनी यहाँ एनर्जी वेस्ट की है। ओ माय गॉड, सो ब्यूटिफुली यू एक्सप्लेन कि मतलब यार एक्चुअल में सब हमारे आसपास ही है, बस हमें उसे देखना है कि हमें करना क्या है अपनी लाइफ में। सब चीज़ें सॉर्टेड है, सब चीज़ें सॉर्टेड है। इसीलिए मेरे को हमेशा ये कोट हमेशा याद रखती है कि जिंदगी बहुत आसान है, बस हमें सोच सोच के उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ओके। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ में 15 साल वेस्ट कर दिए तो हम लोग ना बैठ के उदास हो जाते हैं कि यार ये गलती कर दी। और अक्सर ऐसा होता है जब हम मैरिजेस में आजकल देख रहे होते हैं कि तुरंत डिवोर्स हो जा रहा है, लेकिन पुराने लोग डिवोर्स नहीं कर पाते, बट दे आर नॉट हैप्पीली मैरिड। राइट। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, दे गो फॉर ईदर गिल्ट और रिग्रेट और कॉम्प्रोमाइज, या मतलब सब कुछ उन्होंने दाव पे लगा दिया होता है, लाइफ चली गई होती है। अगर उस समय भी हम ये होपोनोपोनो बोलना शुरू करेंगे ना, बीता समय वापस नहीं आएगा, आने वाला समय बहुत फास्ट आएगा कि और इतना ज़्यादा आ जाएगा कि वो जो बीता 15-25 जो भी साल है वो आपको फील नहीं होने देगा कि आप कुछ लूज कर रहे हैं। आपको वो आने वाला समय, वो 20-50 जितने भी इयर्स आपने बर्बाद किए उससे कई गुना ज़्यादा और चंद सेकंडों में वो आपको इतनी खुशियां दे देगा कि आपको लगेगा ओ माय गॉड, कुछ बर्बाद हुआ ही नहीं। मैं अगर इतनी मेहनत करता तब भी इतना ही पाता, आज मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये प्रेयर ही तो बोला, मिला मुझे वही। तो आप ना अपनी जो जर्नी है ना वो शॉर्ट कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, रिजल्ट्स को तुरंत पा सकते हो इसके थ्रू।
अगर मैं बात करूँ, जैसे हम लोगों ने अभी मेंटल हीलिंग की भी बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को ना अपने अपने लेवल पे वो कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं अपने मेंटल लेवल में। जैसे कि अगर किसी को बहुत टाइम का अपने पास्ट का कोई पेन है, मन में लेके बैठे हुए हैं, किसी के प्रति कोई ग्रज है, कोई गलती की है, उसका गिल्ट है, राइट, और मतलब बहुत सारे मन में कुछ ना कुछ लेके बैठे हुए हैं। तो अब ये टेक्निक मुझे कैसे यूज़ करनी है, ये आप मुझे थोड़े से टिप्स में आप बताइए, कि ताकि लोग जो है उससे रिलेट कर पाए कि मुझे अच्छा ये 5 टिप्स करनी है, और जिससे मैं इस चीज़ से जल्दी हील हो पाऊँ। टिप्स में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अगर मुझे अपनी मेंटल हीलिंग करनी है किसी भी तरह की, बहुत टाइम का पेन है मन में, बहुत सालों का है, मन में कोई गिल्ट है किसी बात को लेकर के, किसी चीज़ का कोई रिग्रेट है, या फिर कोई ग्रज है किसी के प्रति, तो मैं कैसे अपने आप को हील करूँ तुरंत? आपके मन में कोई गिल्ट है? कहीं ना कहीं हर किसी इंसान के अंदर होता ही है। नहीं, तो मैं अभी पर्टिकुलरली आपके ऊपर इसीलिए करूंगी हाँ, क्योंकि एक लाइव एक्सपेरिमेंट हो जाएगा व्यूअर्स के लिए। हाँ, मन में गिल्ट है। आपके मन में कोई गिल्ट है। अब आप होपोनोपोनो कैसे यूज करेंगी? अगर आपके अंदर किसी भी चीज का गिल्ट है, उस गिल्ट के बारे में पूरी की पूरी थॉट्स को, पूरे एज को, जिस वजह से आपको गिल्ट हुआ है, उस पूरे सीन को, उस सीन में इन्वॉल्व्ड जितने भी लोग हैं, उन सबको पिक्चराइज कीजिए और विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, और उस मोमेंट पे पहुंच जाइए जहां पर आपको वो गिल्ट फील हुआ था। रीच दैट प्लेस, रीच दैट मोमेंट, वही सिचुएशंस पे जाइए, उन्हीं लोगों के बीच में आप अपने आप को पाइए, और अपना लेफ्ट हैंड अपने हार्ट के ऊपर रखिए, और राइट हैंड आप अपने नेवल एरिया के ऊपर रखिए। फॉर 1 मिनट आप उस सिचुएशन में जाइए जहां से आपसे गलती हुई थी, और कनेक्ट होइए अपने दिल से और अपने नेवल एरिया से। उस सिचुएशन को फील कीजिए, बिल्कुल महसूस कीजिए कि आपके शरीर में कैसी फीलिंग्स आई थी जब वो घटना घट रही थी, जब वो चीजें हो रही थी, आपको कैसा महसूस हो रहा था। क्या आप कंफ्यूज्ड थी? क्या आपको मालूम ही नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है? क्या आप सोसाइटी के लिए वो काम कर रही थी? क्या आप पैसे के प्रेशर में आकर वो काम कर रही थी? क्या आप नाम के लिए वो काम कर रही थी? या आपको ऐसा लग रहा था कि जो भी कुछ आप कर रही हैं उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है, लेकिन नहीं मिल पाया? अपनी बॉडी में वो फील कीजिए, उस फीलिंग को, जिस वजह से आपने वो काम किया, जिसकी वजह से आपको गिल्ट महसूस हो रहा है अब। और अब आप खुद से बोलेंगी, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जो कुछ भी मैं कर रही हूं वो गलत है। मुझे उस चीज का ज्ञान नहीं था। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आपने मुझे आज अवेयर किया कि मैं दबाव में आकर समय के,
सिचुएशंस के, परिवार के, सोसाइटी के अलग अलग दबाव की वजह से मैंने वो काम किया। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू कि आज वही फीलिंग मेरी बॉडी में फिर से आई है, ताकि मैं आज पूरी तरीके से अपनी पूरी बॉडी, उसके एक एक सेल्स, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन्स, अपनी पूरी बॉडी, अपने पूरे माइंड, अपने पूरे ऑरा, अपनी लाइफ टाइम में जिस लाइफ में मैंने ऐसी गलती करी होगी, मैं उन सारी गलतियों के लिए खुद से और मेरे वजह से जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन सब से माफ़ी मांग पा रही हूँ। इस जन्म में, इस समय में मैं इसके लिए सहृदय अपने परमात्मा से बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं माफ़ी मांग सकूं। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और इस वजह से मैं अपने आप को इस गिल्ट से आज, अभी, इसी वक्त, इस जन्म में और आने वाले सारे जन्मों से आज़ादी देती हूँ। आई रिलीज ऑल द गिल्ट। आई रिलीज ऑल द गिल्ट। जितनी भी गिल्ट्स की भावना मेरे एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन, एक एक फीलिंग और इमोशंस में है, मैं उन सारे गिल्ट्स को आज रिलीज कर रही हूँ। मैं बिल्कुल लाइट फील कर रही हूँ और अब मैं अपने आप को आज़ाद करती हूँ उन बंधनों से जिसकी वजह से मैं गिल्ट की भावना में जी रही थी। मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ और आपको भी बहुत प्यार करती हूँ। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। And open your eyes. May I have a tissue, please? मुझे भी दे दीजिए। हीलिंग का जो शब्द है ना, वो आसान नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप तभी अपने आप को समझ सकते हैं कि आप हील्ड हैं जब आपको वो चीज़ कभी याद ना आए। आप बिल्कुल जब तक वो चीज़ भूल ना जाओ, आपको याद दिलाना पड़े या दिलाने के बाद भी आप उस चीज़ को नहीं याद कर पाओ, तब समझना पड़ता है कि आप हील्ड हो गए उस जगह पर। अदरवाइज़ आप हील्ड नहीं हुए हो। और हम लोगों को हीलिंग मतलब हम लोग वी आर वेरी ब्लेस्ड, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज इतने सारे टूल्स हमारे हाथ में आ गए हैं जिससे कि हम हील हो सकते हैं एक ही जन्म में। वरना हील होने के लिए न जाने अनगिनत जन्म लेने पड़ते हैं हम लोगों को। हीलिंग क्या होती है? खुद को दिया हुआ दर्द
या दूसरों का दिया हुआ दर्द, दूसरे कभी आपको दर्द नहीं दे सकते हैं हाँ, जब तक आप ले ना लो। मैं आपको मारूं, लेकिन उसका जो चोट है वो आपको तभी फील होगा जब आप फील करोगे, वरना आप मुझे मारो और मुझे फील ही ना हो तो वो दर्द तो मुझे फील ही नहीं हुआ ना। आपने मारा, हाथ आपके दर्द होंगे। कोई भी चीज़ आप मुझे दे रहे हो और मैं नहीं ले रही हूँ, आप मुझे कोई सामान भी पकड़ा रहे हो और मैं नहीं पकड़ रही हूँ, वो चीज़ आप ही के ही पास रह जाती है। तो हील होने के लिए अब तो गलतियां हो गई, दुख तो मिल चुका है, आगे आने वाले समय के लिए आप समझदार बन चुकी हैं। लेकिन जो चीज़ हो गई है, अब उस चीज़ से कैसे बाहर निकला जाए। तो उस चीज़ से बाहर निकलने का जो होपोनोपोनो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, जिसको आप अपने जैसे कहते हैं ना, चाइल्ड ट्रोमा से भी आप बाहर निकल सकती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम मेडिटेशन करवाते हैं जिसमें हम आपको आपके 5 साल की उम्र में लेके जाते हैं। ओके, मतलब जो अभी हमने टेक्निक की है, जिस प्रोसेस है, इसी में ही आप हमें मुझे मेरे उस पे जो ट्रॉमा जहाँ हुआ होगा वहाँ ले जाते हैं। चाहे मुझे याद भी ना हो। हाँ, अच्छा, देखिए, रिग्रेट, फियर, गिल्ट, ये सब आज तो नहीं आया आपके अंदर ना, पता नहीं कब हुआ होगा, क्या हुआ होगा आपके साथ, आप बता नहीं पाई होंगी, आपको लगा होगा कोई समझ नहीं पाएगा, सिचुएशंस ऐसी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, हो गया, अब क्या करें, हो गया, अब उसको मैं बदल नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो मुझे खा रहा है अंदर, वो अंदर दीमक की तरह मुझे खत्म कर देगा। मैं बाहर कैसे निकलूं इस चीज से। आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, अगर आपसे गलती नहीं हुई तो फिर किससे होगी। तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा। हुई मुझसे गलती, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, लेकिन क्योंकि मुझे समझ तो आ गया कि वो गलती थी, मुझे इतना तो पता चल गया ना प्रभु कि वो गलती थी। और जब मुझे उस गलती का पता चल चुका है, तो अगर मैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाऊंगी कि उसकी वजह से हुई या उसने मेरे साथ बुरा किया, तो मैं फिर एंगर में चली जाऊंगी, गिल्ट से निकलूंगी, गुस्से में घुस जाऊंगी। अगर मैंने दूसरे पे ब्लेम किया तो मैं गिल्ट से तो निकल गई, मगर मैं गुस्से में घुस गई। यानी मैं कीचड़ से निकली और मैं नाले में घुस गई। तो फर्क क्या रहा? मैं आजाद तो हुई नहीं, मैं तो अभी भी उसी चीज के बारे में सोच रही हूँ, उसी एक इंसान के बारे में सोच रही हूँ। मतलब पूरी जिंदगी बस वही एक इंसान। मैं कहाँ हूँ? वेयर एम आई? मैं कहाँ हूँ? मेरा वर्चस्व कहाँ है? मैं तो कहीं भी नहीं हूँ ना। वो इंसान है तो गिल्ट है, या वो सिचुएशन है तो गिल्ट है, और अगर गिल्ट नहीं है तो गुस्सा है, तुम्हारी वजह से हुआ। तो हमें वहाँ ब्लेम नहीं करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेनी है, खुद को सॉरी फील करना है, खुद से ही खुद को फॉरगिव करना है। बहुत आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं जो हम बोल ले रहे हैं। राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सबसे पहले ये एक स्टेप करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको जो सिचुएशन गिल्ट की तरफ लेके जा रहा है, आपको एडमिट करना पड़ेगा कि वो हमने किया, वो मैंने किया। उसके लिए हम किसी को दोष नहीं देंगे, किसी सिचुएशन को दोष नहीं, किसी सिचुएशन को हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि हमें सब कुछ देकर भेजा गया था, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, समझदारी, सब कुछ। लेकिन हमने सभी चीज़ों को ताक पे रखकर उस चीज़ को अहमियत दी जिसकी वजह से हमने गलती करी, और हमें गिल्ट का सामना करना पड़ रहा है। और कितना समय तक हमने अपने आप को उसी गिल्ट में रखा है। तो हम जिस दिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं, आधा से ज़्यादा गिल्ट खत्म हो जाता है। तब हमें अपनी गलतियां समझ में आ जाती है, और एक बार समझ में आ गई तो कंट्रोल आ जाता है, अब नहीं करूँगी। चैलेंज मत करना कि मुझसे तो आज के बाद ये गलती होगी ही नहीं।
अब देखती हूँ मैं कैसे करती हूँ। जब कभी भी आप किसी भी सिचुएशन को चैलेंज करेंगे तो ये मार्क माय वर्ड, वो चीज़ दोबारा आपके पास आएगी। ये तो है, हर चीज़ में फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर इस चीज़ में अगर मैं ये गलती ना करूं, मतलब अपने मन को कैसे मनाऊं चीज़ के लिए कि गलती मैं आगे ना दोहराऊंगी। तो आपको ना मांगना पड़ेगा वो चीज़ भी कि आई एम थैंकफुल कि मेरे को ये अवेयरनेस दे दी आपने कि मुझे आज समझ में आ गया है कि ये गलती मुझसे हुई है, और हे प्रभु मुझे हमेशा गाइड करते रहना, हमेशा मेरे साथ चलना कि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उस समय मेरा विजडम जग जाए। मतलब वहाँ फ्लेक्सिबल रहूं कि गलती आगे अगर हो भी सकती है, गलती नहीं, मतलब सिचुएशंस आ सकते हैं, लेकिन मुझसे ये चीज़ दोबारा नहीं हो। ओके। और इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है यार, वरना एक ही गलती आप पूरी जिंदगी कर सकते हो, बार 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 बार। उस लूप से निकलने के पैटर्न को ब्रेक करना बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके एक लूप से बाहर निकलना। वरना लाइफ को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक लूप है, आप बार बार एक ही सिचुएशन में ही जाओगे, क्योंकि आपको ना हैबिट हो गई है कंफर्ट जोन में रहने की। आपको हम कितनी भी कोशिश करेंगे कि आपको उस सिचुएशन से मैं अलग हटाऊं, लेकिन आपको आदत पड़ गई है उसी सिचुएशन में रहने की, तो हैबिट की वजह से ना आप अलग नहीं हट पाते हैं। और जब आप अलग नहीं हट पाते तो वैसे ही सेम सिचुएशंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी गर्ल चाइल्ड को अगर उसके घर पर अब्यूज किया जाता है, गाली दिया जाता है, तो क्या होता है, उसको हैबिट हो जाती है गाली खाने की। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसको समझ में आता है कि वो उसके पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ है, और क्योंकि वो उसका ध्यान रखना है इसलिए उसको उनकी बात माननी है। तो हम लोग क्या परवरिश दे रहे हैं, हम लोग एक ऐसा परवरिश दे रहे हैं बच्चों को जिसमें उनका माइंड सेट कंडीशंस में चल रहा है कि हमने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तुम्हें हमने पढ़ाया, तो तुम्हें जो हम बोले तुम्हें करना चाहिए। अगर कल को तुमने अपने पसंद से कुछ किया तो हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो बच्चा डर गया कि उफ, हमें तो आता नहीं है राइट डिसीजन लेना, अगर कुछ गलती हो गई तो हमें तो घर से निकाल दिया जाएगा। उस डर से वो कोई भी चीज को कॉन्फिडेंटली ले नहीं पाता। तो ये जो पैटर्न है, अब इस पैटर्न को ब्रेक कौन करता है? जो ब्रेक करता है रेवोल्यूशनरिस्ट बन जाता है। माँ बाप ने बोला ये काम करो, नहीं करना, माँ बाप दुखी, हमने तो जी बोला था पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ कर लोगे, लेकिन इनको देखो ये तो यूट्यूबर बन के बैठे हुए हैं, है ना। तो आप अगर कुछ अलग हटके करना चाहें जो पेरेंट्स नहीं चाहते हो, तो आप क्या बन जाएंगे? क्रांतिकारी। घर में ही एक रिबेलियन पैदा हो गया है। लेकिन होता क्या है कि व्हेन यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न, जब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आ जाता है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हर जगह यूज करनी पड़ती है। यानी कि डिसीजन टेकिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मनी मेकिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि वो आपने खुद चूज किए। हाँ, तो जो वर्ड रिस्पॉन्सिबल, उसको आपको अपने लिए हर जगह पे यूज करना है। Whenever any modality is being taught, जब भी आपको कुछ चीज़ सिखाई जाती है, तो this is a very important line that I am saying, आप हमेशा एक इंसान बन करके जिए। Don't live like two people. दो चेहरों के साथ कभी मत जीना। खुद भी कंफ्यूज्ड रहोगे और सिचुएशंस को भी कंफ्यूज्ड कर दोगे, तो लाइफ ही कंफ्यूजन में जिएंगे। और जिस रास्ते में चल रहे हो उसका रास्ता इतना लंबा हो जाएगा कि डेस्टिनेशन अगर 1 साल में पहुंचना था 5 साल में पहुंचोगे, क्योंकि आप डबल फेस्ड जिंदगी जी रहे हो। अगर आपको होपोनोपोनो सीखना है, करना है, तो उसको ना एम्बेडेड करो अपने अंदर। पहले सीखो कि है क्या ये 4 फेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अच्छा, इतना सिंपल है। चलो मैं सुबह से शाम 15-20 बार, क्या मैं तो 100 बार बोल सकती हूँ, फ्री बैठी हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। नो 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 नो, सॉरी। समझो, कुछ लोगों को कुछ मंत्र दिए जाते हैं, है ना। कुछ टेम्पल्स ऐसे हैं जहां पे आपको बोला जाता है कि कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ आप इसी मंत्र को 108 बार बोलिए, 36 बार आप कीजिए,
तो क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा आपको? कैन यू गिव मी द आंसर? आप अगर उस मंत्र को 108 बार बोलते हैं और आप 36 बार बोल देते हैं दिन भर में, व्हाट अचीवमेंट आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट? If you achieve something, please tell me, I'll do it. I'm absolutely ready and challenging you in open on YouTube. If that can give me something, you have to but write it down that आपको ये मिलेगा. मैंने तो ऐसा कभी खैर कोई एक्सपीरियंस किया नहीं है. मैंने किया है. I have always been a researcher. मुझे ना जानने की इच्छा हमेशा बचपन से रही थी. जब मैं बहुत छोटी थी तब भी बोला गया था कि अरे बेटा, ये विभूति जो अगरबत्ती गिर जाती थी उसको लेकर के मैं लोगों को लगाया करती थी. अच्छा. तो बोलते थे अरे ये तो बड़ी भक्तन है, कहाँ है तेरे भगवान? तो मैं कहती थी वो देखिए बोतल के अंदर, वो देखिए लाइट में दिख रहे हैं. मैं बहुत छोटी थी, 5 साल की थी. आई स्टिल रिमेंबर दैट. क्योंकि मुझे अभी भी समझ में आता है कि मैं और आप बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज हैं. पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी. ये डिपेंड मेरे ऑरा पे करता है कि मैं किसको अपने तरफ अट्रैक्ट करूं और किसको बोलूं नो नो नॉट नीडेड, गेट आउट ऑफ द हाउस, यू आर नॉट एट ऑल नीडेड, आउट ऑफ द हाउस. आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द नेगेटिव एनर्जीज. तो वैसे ही होपोनोपोनो जब आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पहले उसकी फीलिंग्स को समझ करके अंदर लेके जाइए. अगर रटते रहेंगे माला की तरह, मिलना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. माफ करना, माफी मांगना, खुद को माफ करना इतना आसान होता तो आज इसके ऊपर रिसर्च नहीं हो रही होती. लेकिन अगर हम विदेशों में जाएं तो वहां ना आप 2 बंदे क्रॉस भी कर रहे होते ना, सॉरी. एक्सप्रेसिव होते हैं वो लोग बहुत ना, वो हर चीज उनको ये चीज ना उनकी हैबिट बनी हुई है. हाँ. इंडियंस में आप करके देख लीजिए, अड़ जाएंगे. किस बात की सॉरी? मैंने क्या गलती कर दी? नहीं बताना मैंने गलती क्या करी, मैं क्यों माफी मांगू? अहंकार इतना ज्यादा कि आप ये 4 फ्रेज को अगर समझ लेते हैं और बोलना शुरू करते हैं तो आपका व्यक्तित्व ही बदल जाता है. और अपने कर्मा में उसे यूज करना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा. और कर्मा, आपके वर्ड्स बड़े हैवी यूज कर रही हैं आप. और जैसे जैसे आप एक एक वर्ड यूज कर रही हैं ना, मेरा अंदर का पूरा ऐसा लग रहा है पता नहीं एक मतलब लाइब्रेरी खुल जा रही है. हाँ, तो असंख्य बुक्स वाली. कर्मा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी द ओनली रोल ऑफ लाइफ. मैं आज आपके पास बैठी हूँ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में मैंने ये संकल्प लिया होगा कि हे प्रभु, मुझसे कुछ ऐसी चीज करवाना ताकि मैं बहुतों का भला कर सकूं. और मैं छोटी थी, मैं जन्म ली अपने माँ बाप के घर में. मुझे क्या पता था मैं आज यहाँ बैठूंगी? आपको क्या पता था आप यहाँ बैठेंगे और इतने दिग्गज लोगों के आप इंटरव्यूज लेती आई हैं? आपके चैनल को मैंने देखा है. पता था आपको? नो. सो क्यों हुआ? इट इज नॉट बिकॉज इट इज हैपनिंग इन दिस लाइफ. ये संकल्प आपने पूर्व न जाने कितने जन्मों से ये कोशिश करी होगी, इस जन्म में आपकी पूरी हुई है. ओके. So the wishes are granted to us, but you cannot expect when. वो कब मिलेगा आपको नहीं पता है, लेकिन आप विश कर सकते हैं ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिजायर एंड अ विश? हम कहते हैं ना आई डिज़ायर, मेरा भी ना एक बहुत डिज़ायर है कि मेरी ना मतलब मेरा एक बहुत बड़ा फर्म हो जहाँ मल्टीपल ब्रांचेस हों और मैं मतलब बहुत लैविश लिविंग लिव करी. दैट इज़ डिज़ायर. और डिज़ायर के साथ ना आदमी अटैच हो जाता है कि मुझे वो चाहिए चाहिए ना मिला तो वो फिर उसके लिए जुआ है. वो लगाता चला जाता है, हारता है, फिर लगाता है, फिर हारता है, फिर लगाता है. लेकिन आप कोई विश या कामना करके अगर छोटे से अपने कागज में रख करके, बहुत सिंपल सा टास्क है, थोड़ा सा खर्चा होगा, अगर वो भी नहीं करना है तो वो भी बता देती हूँ. घर पर कोई भी खाली बर्तन ले लीजिए या वास ले लीजिए या आप खरीद लीजिए तो और भी अच्छा है, ग्लास की कोई बॉटल या पर्ल पेट का जो प्लास्टिक का जार होता है. ये मैं कर रही हूँ. अच्छा. एंड मैं ये इस साल कर रही हूँ.
एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ फन गेम फॉर मी, क्योंकि मैं लास्ट में इसको ओपन करके खुद को चेक करूंगी. अच्छा. आप क्या करिए, एक बॉटल में ना अपने विशेज लिख लिख करके डालते जाइए. विश लिखने की बात नहीं बोली, विशेज लिखिए, जितनी मर्जी विश है. आपको आज कोई पर्टिकुलर ब्रांड का बैग चाहिए, आपको किसी फ्रेंड से के साथ घूमने का मन है, आपको कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना खाना है, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आपको कहीं मतलब जो भी एन नंबर विशेष है वो आप लिखिए. ठीक है. उसको फोल्ड कीजिए और एक जार में डालते जाइए. और जो मेरा कोई लंबा विश है कि मुझे ये करना है, बिल्कुल वो भी डाल दीजिए. ठीक है. और आप ये कभी भी डाल सकते हैं. इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ वीक में एक बार डालिए, मंथ में एक बार डालिए, सुबह डालिए, नथिंग. जब विश आए डाल दीजिए. ओके. ठीक है. ठीक है. उस जार में आपने डाल दिया. उस जार के ऊपर ना आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू स्टिक कर दीजिए. अच्छा. ठीक और ब्यूटीफुल से एक हार्ट ड्रॉ कर लीजिए, प्यार वाला. ठीक है. उस जार को रख दीजिए. ठीक है. उसी भाव से रखना, उसी भाव से, बड़े प्यार से. हाँ, उसको प्यार से रखने के लिए उस जार के सामने आप डेकोरेट कर सकती हैं. रोज पेटल्स डाल दीजिए, कुछ एसेंस जलाते रहिए, व्हाट एवर यू विश टू. आपको उस कॉर्नर को ना बहुत ब्यूटीफुल सा बनाना है. जैसे हम लोग एक मंदिर में मूर्ति के आसपास रखते हैं, क्योंकि हाँ, वो हमारी विश पूरी करते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग उसको रख सकते हैं. यस, एनीथिंग. ठीक है. आप उसको किसी भी फॉर्मेट में बहुत खूबसूरत सा बनाने के लिए आप जार के ऊपर ही अपना कुछ भी कलर वगैरह कीजिए. मैंने अभी एकदम अपने घर का कॉर्नर से चूज कर लिया और वो जार भी सोच लिया कि मुझे जहाँ जहाँ रखना है. ठीक है. वो आपने रख लिया. नाउ व्हेन यू कीप दैट जार, ये वाला जार तो आपने रख लिया. अब एक और जार रखना है. अब उस जार को क्या लिखना है ऊपर? फॉरगिवनेस जार. अच्छा. ठीक है. ये फॉरगिवनेस जार में आपको माफी मांगनी है. आप सामने नहीं मांग पा रही होंगी, लेकिन आपको याद करना होगा एक 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 इंसान का कि ओ मैंने ना उसने मुझसे ज़रूरत के समय पे कुछ मांगा था, मैंने दिया नहीं, दे देती, माफ़ी मांगिए. उस पर्सन का नाम लिखना है. उस पर्सन का नाम लिखिए कि मिस्टर सो एंड सो, या नाम ही लिख लीजिए. आई एम सॉरी. सपोज कीजिए आपके कार वॉशर को ही उसने आपसे कुछ मांगा और आप जल्दबाजी में निकल गई, भूल गई देना और वो मिस हो गया. और अब आपको बैठ के याद करना है. आपका ये टास्क है. आप ये कभी भी करिए. आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड. आप उस पर लिखिए आई एम सॉरी, आपने मुझसे उस दिन मांगा था, मैं हड़बड़ाहट में थी. वो थोड़ी लंबी चिट्ठी हो जाएगी. लिखिए, फोल्ड कीजिए, फॉरगिवनेस जार. ठीक है. आप जितना मर्जी जिन जिन लोगों से आप माफ़ी मांगना चाहती हैं, एज मैनी योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, जितने भी लोगों से आप माफ़ी मांग, आप लिखिए, डालते जाइए. और हर एक को ना मन से डालिए. मतलब सॉरी फील करके डालिए. एंड लीव इट. एंड डोंट आस्क मी कि क्या होगा, टेल मी क्या होता है. कितने दिन के बाद, मतलब आई विल नॉट गिव यू द टाइम पीरियड, बट यू हैव टू कम अप एंड टेल मी. आप मुझे कॉल करेंगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकती हैं. आपके व्यूअर्स के लिए भी मैं ये बोल रही हूँ, मेक देम ऑल्सो डू दिस टास्क एंड मेक देम कमेंट कि व्हेन एनीथिंग गुड इज हैपनिंग, स्पीक अबाउट इट. बोलना शुरू कीजिए. जब जब आप अपने खुशियों को भी बांटते हैं ना, डरो मत, नजर लग जाएगी. यही तो सबसे बड़ी चीज़ होती है. लोगों को बहुत डर रहता है कि अगर मैंने 2 मिनट भी किसी के सामने अपनी बात शेयर कर दी तो कहीं लोगों की नज़र ना लग जाए, और उस इमोशन को, जो खुशी वाली है, उसको कहीं ना कहीं दबा लेते हैं, उस एक्सप्रेशन को. इट हैपेंस. तो ये गलत है. गलत है. खुशियों को बांटो, मगर तरीके से बांटो. मतलब जैसे एक होता है ना, खुशी को अहंकार के साथ बांटना. खुशी को अहंकार के साथ मत बांटो. कोई नई गाड़ी, कोई नया घर खरीदा है, आप गृह प्रवेश भी अगर बुला रहे हैं लोगों को, तो आजकल लोगों ने बुलाना बंद कर दिया है. घर घर के लोग करेंगे, बाहर के लोगों को नहीं बुलाएंगे, नजर लग जाएगी. I'll give you a very small example. कोविड का टाइम था और हमारी कॉलोनी में 2 शादियां हुई. एक ही फैमिली में 2 बेटे थे, दोनों की शादी उन्होंने करी. किसी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं पता चला. हमारी गाड़ी क्रॉस कर रही है, हमने देखा कि थोड़े से फ्लावर्स सजे हुए हैं. शादी हुई, महीने भर के बाद
खबर आई लड़ाई होना स्टार्ट हो गई है हस्बैंड वाइफ में। अच्छा। और 1.5 महीने 1.5 महीने के अंदर डिवोर्स होने के केस फाइल हो चुका है। लड़की चली गई, लड़के का डिवोर्स केस फाइल हो गया, और जो दूसरा बेटा था वो माँ बाप को छोड़कर बैंगलोर चला गया। ओके। ठीक है। और रिलेशनशिप खराब हो गई उसके माँ बाप के साथ। नाउ व्हाई डिड दिस हैपेंड? व्हाई डिड दिस हैपेंड? बिकॉज आप अगर डरते हैं कि भाई हमारे बच्चों की शादी है, हम चुपचाप कर देते हैं और ठीक है, लेट देम बी हैप्पी, वो लोग खुश हैं तो हमारे को तो बस इतना ही चाहिए, ये वाली भावना अगर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भावना ये होती है, क्या ज़रूरत है लोगों को बुलाने की, खामखा आएंगे, नज़र लगेगी। आपकी जो थॉट्स है ना, वो एनर्जी है, नियत भी आपकी जिस एनर्जी के साथ आप जो भी एक्ट कर रहे होते हैं वो वहां पर इफेक्ट कर जाता है। आप मतलब हो सकता है उनकी मदर के अंदर ये फीलिंग आई तो एक्चुअल में नजर तो हम ही लगा रहे हैं। हाँ, वी आर थॉट्स आर एक्चुअली स्टॉपिंग, वो ब्लॉकेजेस हम ही क्रिएट कर रहे हैं। इवेंचुअली उनका फर्स्ट वाले का डिवोर्स हो जाता है, सेकेंड वाला पेरेंट्स को छोड़कर बैंगलोर चला जाता है, एंड आफ्टर 3 years 4 years हो गए कोविड के। नाउ द फर्स्ट जिनका डिवोर्स हुआ था उनकी शादी उसने करवाई है, और इस बार शी मेड इट अ पॉइंट कि वो एक एक घर में जाके कॉलोनी के बड़े बड़े गोंद के लड्डूज का डब्बा विथ कार्ड, विथ हल्दी सेरेमनी, संगीत सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी, सब में सबको इनवाइट करती है। नॉन सोशल फैमिली जिसने सब कॉलोनी को, दे डोंट हैव टू मेनी फ्रेंड्स, मगर वो कॉलोनी को अपनी खुशी में शरीक करती है। तो जब हम किसी को खुशी में शरीक करते हैं तो जनरली यू नो व्हाट हैपेंस, दिस इज अ वेरी मतलब ये फॉर्मूला मैं यूज करती हूँ, एवरीबडी शुड यूज। जब आप किसी खुशी, जैसे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, अगर मैं आपको बोलूं वाओ यू आर लुकिंग सो प्रिटी, आपकी साड़ी आप पे कितनी प्यारी लग रही है, मैंने बोला, तो इवेंचुअली इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम फीलिंग कि वाओ ये कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं क्यों नहीं लग रही हूँ, या काश ये साड़ी मेरे पास होती। आपके अंदर जेलसी नहीं है। जब आप किसी को एडमायर एंड अप्रिशिएट करते हैं तो इन अ वे यू आर क्रिएटिंग एन एनर्जी कि आपके पास भी वो चीज आएगी। लेकिन अगर मैं दबा लूं, आपको बोलूं ना कि आप सुंदर लग रही हैं, तो वो जेलसी का रूप ले लेती है। ओह अच्छा, शी इज लुकिंग नाइस ना, अच्छा लग रहा है। तो ये जो आपका इंटेंशंस एंड आपके थॉट प्रोसेस हैं, ये स्टॉप करते हैं गुड चीज़ों को आपकी लाइफ में आने का। सो व्हेन वी आर डूइंग होपोनोपोनो, आपने एक बॉक्स बना लिया इन विच योर विशेज आर बीइंग पुट, एक बॉक्स बना लिया जिसमें आपने फॉरगिवनेस रखना स्टार्ट कर दिया। दीज आर ऑल द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ होपोनोपोनो। तो जैसे जैसे आपका फॉरगिवनेस आप डालते चले जाओगे, आपका धीरे धीरे जिन जिन के साथ आपका नेगेटिव कनेक्ट हुआ होगा, आपने जिसको पैसे नहीं दिए होंगे वो खुशी से तो गया नहीं होगा आपके घर से, उसके मन में कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा तो दुख रहा होगा, वापस तो आया नहीं, उसने तो नौकरी छोड़ दी। आपने एक ऑटो वाले से 10 रुपए के लिए लड़ाई कर ली, नहीं है भैया अभी नहीं देंगे, कभी और ले लेना, इतना ज्यादा भाड़ा मांग रहे हो एंड ऑल। इवेंचुअली उसके लिए वो 10 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। आपने तो लड़ाई कर ली, वो 10 रुपए आपने बचाए, लेकिन उस 10 रुपए की जगह पता नहीं कितने बुरे कर्मास आपने अपने लिए ऐड कर दिए। तो यू आर गोइंग टू रिलीज ऑल द नेगेटिव कर्मास बाय दिस फॉरगिवनेस जार। एंड जो आपका विश का जार है, मिरेकल कैसे होगा, जैसे जैसे फॉरगिवनेस होती चली जाएगी आपकी विशेस पूरी होती चली जाएगी। एंड व्हेन द ईयर एंड्स, जब 2025 खत्म होगा, तब आप क्या करेंगे, फॉरगिवनेस वाला जो है उसको तो आप जा करके नेचर कैन बी एनीथिंग, हवा में उड़ाइए या उसको जला दीजिए। फॉरगिवनेस वाले सारे चिट्स को लेकर के आप प्रॉपरली रखिए, फॉरगिवनेस मांगिए और उसको बर्न कर दीजिए। एंड लेट दी एशेस बी ब्लोन टू द एयर, हवा में, बिकॉज आपको नेचर में उड़ा देना है, नेगेटिव चीजें है ना,
आपने फॉरगिव कर दिया, अब उसको ख़त्म कर दीजिए। अब आप नहीं चाहते हैं कि दोबारा से आप वो गलती करें। सो यू हैव टू गिव इट टू बैक टू द नेचर। आप उसको या तो पानी में बहा दीजिए, या आप धरती के अंदर कर दीजिए, या आप हवा में उड़ा दीजिए। फॉरगिवनेस कर दिया, मगर जो आपके विशेस वाले हैं आप उसको एक एक विश को ओपन कीजिएगा। एंड जिस जिस विश में आपका फुलफिलिंग हो गया है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। और ये जब मैं सुन रही हूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा लाइट फील कर रही हूँ। वेरी नाइस। सिर्फ सुनकर ही तो और वो भी शायद इस वजह से कि मैं वो एक्चुअल में फील दिल से कर रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ समझ में आ रही है कि जब करूँगी ना तो शायद इसका रिजल्ट बहुत बहुत मैं कहती हूँ अनएक्सपेक्टेड होगा मेरे लिए, राइट। इट विल हैपन। जैसे कई लोगों को है ना पता नहीं होता कि उनके मन में कोई किसी के लिए कोई गिल्ट भी है या कोई रिग्रेट है या कोई पेन है। अननोइंगली हम मतलब पता नहीं होता हम लोगों को, हम लोग उस पेन को एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, राइट। तो क्या अगर ये प्रोसेस मैं कर रही हूँ तो क्या ये तब भी काम करेगा? अगर आपको कोई चीज याद नहीं है, हाँ। तो मैंने अभी आपको बोला कि आप उस सिचुएशन से हील्ड हो गई हैं। हीलिंग का मतलब है आप गिरी, आपको चोट लगी, आपने बैंडेड लगाया, आपने एवरी वीक वो बैंडेड को चेंज किया, लेकिन अब आपने नया स्किन आ रहा है, अब आप बैंडेड नहीं लगा रही, अब आप ओपन में रख रही हैं और धीरे धीरे वो स्किन आ गई। अब आप ढूंढने से भी अपने वुंड को नहीं ढूंढ पाएंगी। हीलिंग इसे कहते हैं। कोई चीज आपके साथ बीती, आप उसको अगर समय देती हैं उसको भूलने का, उसको एब्जॉर्ब करने का, फिर उसको रिलीज करने का, दैट इज कॉल्ड इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन। आपने डिटॉक्स कर लिया, अब वो वापस नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे पास्ट की लाइफ में भी आपने गलतियां करी होंगी। और तो और अगर मैं ये एक बात बोलूं तो ये बहुत आपको शॉकिंग लगेगा कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, यानी हमारे दादा के दादा, अगर उनकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई होती हैं तो वो भी आपकी लाइफ में कर्स की तरह आपको दुख देती है। आपको उसके बारे में कैसे पता होगा? हाँ, क्योंकि वो तो उनकी इच्छाएं और उनकी गलतियां थी ना। लेकिन जो स्पिरिट्स होते हैं वो एनर्जीज होती हैं, और जो स्पिरिट्स की जो एनर्जीज होती हैं वो हमेशा अपने आगे आने वाले जनरेशन्स को अपना दुख दे देती हैं। अच्छा। जैसे कि वो अपनी जायदाद देती हैं, वो अपने अनफुलफिल्ड एम्बिशंस एंड इमोशंस भी आपको दे देती हैं, और हमें पता भी और नहीं आपको पता भी नहीं चलता। तो कई बार जो हिमाचल के लोग होते हैं वो कहते हैं हमें अपने इष्ट देवता को ये पूजा करनी थी, हमें जब हम श्राद्धों में भी करते हैं ना, उनका श्राद्धों में पिंडदान एंड ऑल, शांति के तो लिए। ये हम क्यों करते हैं? जब भी कोई इंसान इनकम्प्लीट डिजायर्स के साथ मरता है तो वो आत्मा तृप्त नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि डिजायरलेस हो जाओ, अपने डिजायर्स को बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई भी एक इच्छा रह जाती है तो आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। अगर पुनः जन्म का शरीर आपको नहीं मिलेगा तो आप एक आत्मा के रूप में भटकते रह जाओगे, और फिर वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स आपके बच्चों के ऊपर आप परेशानी के रूप में हावी कर दोगे, जो उनको आगे बढ़ने नहीं देगा। ओके, तो इसमें ये होपोनोपोनो की टेक्निक को हम लोग कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं? इसमें आपके लाइफ में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, या आपको कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है कहाँ क्यों ब्लॉकेज हो रहा है, लेकिन हो रहा है, राइट। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप तो सब कुछ में ठीक है, लेकिन आपके अंदर कुछ उदासी सी है रहती है। आपको इतना तो पता चल गया कि एंसेस्टर्स के भी कर्स और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अब आप होपोनोपोनो के थ्रू अपने पूर्वजों से माफी मांगेंगी, और उस प्रार्थना में आपको ये बोलना होगा कि मुझे माफ कर दीजिए, अगर आपके किसी इनकम्प्लीट डिजायर्स की वजह से आप परेशान थे और आपने अपने डिजायर्स मेरे ऊपर डाला है, मैं वो डिजायर्स नहीं लेती हूँ।
ओ, वहां पे मतलब हमें स्ट्रिक्टली नो करना Yes. है। ओके। आपको बोलना होगा मैं ये डिजायर एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, आई गिव इट बैक टू यू। ओके। थैंक यू हाँ। कि आपको मुझे ये अवेयरनेस आ गई, और मैं आपको भी समझाना चाहूंगी कि आप भी ये डिजायर्स को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अगर ये होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होना होगा। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके इस डिजायर को नहीं ले सकती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू एंड आई एम सॉरी, मैं नहीं ले सकती हूँ। अच्छा, ये घर के हर मेंबर को करना पड़ेगा जिसको फील हो रहा है कि जिसको फील हो रहा है। उसकी वजह से। एंड जनरली ये फीलिंग्स आती है जो घर के बड़े होते हैं, लाइक योर फादर, योर मदर, या बच्चों को भी ये फीलिंग्स आती है। एंड देयर हैज बीन प्लेंटी ऑफ केसेस, मतलब कई ऐसे केसेस है। जैसे अभी एक केस आया था हमारे पास, देयर वाज अ बॉय, बिल्कुल नहाता नहीं था। आई मीन यू वोंट बिलीव, जब वो मेरे पास आया तो आई वॉज नॉट एबल टू इवन सिट अक्रॉस दैट बॉय। मुझे वॉमिटिंग सी आने लग गई, इतना बैड ओडर था उसके चारों तरफ। इंग्लिश वॉज ब्यूटिफुल, परफेक्ट इंग्लिश। दैट चाइल्ड वॉज नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड, मगर दिमाग बहुत तेज। मगर उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, डाउट्स इतना ज़्यादा कि वो बाथरूम का पानी यूज़ करती हैं किचन में ले जा करके। आई डोंट नो मेरी सिस्टर क्या जादू टोना करती हैं बाथरूम में आकर के। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि मैं चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंगली चूहा था, और मेरे दादाजी ने एक बार चूहा खाया था, इस वजह से मैं चूहा पैदा हुआ हूँ। मतलब उसकी जो स्टोरीज थी ना, वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी और इतनी कनेक्टिंग भी थी कि इवेंचुअली हमें समझ में आ गया कि ये एंसेस्ट्रल कर्स है। अच्छा, ये एंसेस्ट्रल कर्स है, ये नॉर्मल बातें नहीं बोल रहा है। अगर नॉर्मल होता तो ये किसी कॉल सेंटर पे काम कर रहा होता, या कोई भी छोटा मोटा काम कर लेता, या पढ़ाई कर लेता। ये पढ़ाई करता करता, काम करता करता इसने छोड़ा, और इसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। कहता है आई विल नॉट ईट द फूड माई पेरेंट्स आर मेकिंग बिकॉज दे आर मेकिंग शिट। गंदा खाना बना रहे हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है, इफ दे आर कुकिंग बैड थिंग्स, आप उठ के कुक कर लो। आप तो अच्छा खाना बनाओगे। नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दैट शिट किचन। अगर आपको किचन भी बुरा लग रहा है तो बाहर जाओ, बाहर से मंगवा लो। उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे कौन देगा, कमाएंगे कहाँ से। बट दैट बॉय वॉज आफ्टर मी कि आप मुझे जॉब दे दो, और जॉब के साथ साथ आप मुझे रख भी लो। मतलब एक ही दिन में मुलाकात हुई, आप मुझे जॉब भी दो, आप मुझे रख भी लो। एंड somehow I would guide this to everybody. Don't take the responsibility of others till you feel you are able to take the responsibility of yourself. जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लेने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बिल पे कर दिया, आपने रेंट पे कर दिया। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले सकते हो। आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और उसके बाद आपको रिग्रेट होने लग जाए, फिर क्या फायदा। फिर तो आप फिर वही गिल्ट, रिग्रेट, इसी के होपोनोपोनो में फंसे रह जाओगे। सो बेटर से या नो, आप ना लेके ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। आप उसको भी बचा रहे हो आलसी बनने से, अपने कर्मों को भी ठीक कर रहे हो जबरदस्ती खुद के ऊपर करने से। तो इवेंचुअली क्या हुआ, मैंने उस लड़के को बोला मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। उसने बोला मैम आप मुझे हील कर दीजिए होपोनोपोनो के थ्रू, आप मुझे एक्सिस बार्स के थ्रू हील कर दीजिए। हीलिंग आप तभी किसी से ले सकते हो या आप किसी को दे सकते हो जब उसका डोर ऑफ रिसीविंग ओपन होता है। राइट। आपने डोर बंद किया हुआ, ये गंदा, ये बुरा, ये अच्छा नहीं है, दादा ने ये बोला, फादर ने ये बोला, मुझे घर में नहीं रहना, सब कुछ तो गंदा है, बुरा है। तो आप लोगे कहाँ से? राइट।
इवेंचुअली 2 दिन के बाद वो लड़का, माई मेंटर हेल्प्ड हिम, गाइडेड हिम, अपने जगह को छोड़ करके अमृतसर गया, वहाँ गुरुद्वारे में रुका, उसको हमने थोड़ा हेल्प किया, वहाँ से वो नोएडा आया, उसने वहाँ पे कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया एंड नाउ ही इज़ वर्किंग। तो एक्चुअली में जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा फियर, एंगर यानी नेगेटिव एनर्जीज जैसे, या किसी के प्रति हमारा मिसकंसेप्शंस, जजमेंट्स, ऐसी चीज़ों को लेकर के जब हम बैठते हैं तो नतीजा क्या होता है, हम होपोनोपोनो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आई लव यू कैसे हो सकता है? आप नहा नहीं रहे हो, आप खुद को तो पहले साफ रखो, खुद को तो प्यार करना सीखो। When you are not loving yourself, you cannot love your parents, you cannot love your profession, you cannot love your job, खाना भी नहीं पसंद करोगे। तो आपने ना हर चीज़ को ब्लॉक कर दी है, आप माफ़ कर नहीं पा रहे हो, तो आप खुद से माफ़ी कैसे मांगोगे कि कितना नुकसान आपने खुद का करा हुआ है। तो जब पूरी तरीके से आप ब्लॉक्ड होते हो ना, तो आप होपोनोपोनो नहीं कर सकते हो। तो होपोनोपोनो वही लोग कर सकते हैं जो ओपन माइंडसेट से हों। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलती अगर कर रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझसे गलतियाँ होंगी, एडमिट इट कि मुझसे गलतियाँ होंगी, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल। आई विल से सॉरी। वो मुझे माफ़ करे नहीं करे सेकेंडरी है, मैं माफ़ी मांग लूँगा। माफ़ी मांगने के बाद आई शुड हैव नो एक्सपेक्टेशंस कि उसने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया। बार बार जाके पूछूंगा नहीं, तुमने मुझे माफ़ किया ना, मैंने जो बात तुमको बोली थी तुमको बुरा तो नहीं लगा ना? इट्स नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन। और स्टार्टिंग में अगर आप जेन्युइन नहीं बन पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, नो इश्यूज, बी आर्टिफिशियल। कभी कभी आर्टिफिशियल बनते बनते जेन्युइननेस आ जाती है। कितनी प्यारी बात आपने कही है ना, क्योंकि कई लोग तो इसी वजह से स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं ना। राइट। हमेशा इमीडिएट इमोशंस नहीं आते हैं ना। आई गिव यू अ वेरी लाइव एग्जांपल। अरेंज मैरिजेस क्या होता है? यू डोंट नो ईच अदर, मगर आप साथ रहते हो, रहते 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 आपको उनकी हैबिट्स के बारे में पता चल जाता है, आप अडेप्ट करने लग जाते हो। उसके बाद क्या होता है? उसे ही तो प्यार कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग somebody, गिविंग सपोर्ट टू somebody, being available for someone 24/7, caring about someone is love. And then you say you're not happy. How can that be possible? Happiness का मतलब ही होता है गिविंग। बिल्कुल। जब आप दोगे तभी तो खुश हो, जो दे रहा है वो खुश है। राइट राइट राइट। सो इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड जरूर हो, आता सब कुछ है आपको। अब जैसे इस टेक्निक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कई सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि हम लोग XYZ इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और हम लोग इनकी टेक्निक को अपनाते हैं, जैसे कोई मेडिटेशन की टेक्निक हो गई या जो भी है, तो क्या मैं उस टेक्निक को अपनाते हुए जो मैं इतने सालों से अपना रही हूँ, तो क्या मैं तब भी होपोनोपोनो की टेक्निक को अपना सकती हूँ? और दोनों को अपनाने के बाद रिजल्ट दोनों का, या फिर रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा या बेटर आएगा? ओके, नाउ अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, सो देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस. To name a few, there is like somebody who is following Krishna, somebody who is following Sadguru, somebody who is following the Satsang. बहुत सारे अलग अलग, आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, यू आर फॉलोइंग देम. फॉलो का मतलब है आप उनको जो वो कर रहे हैं वही आप कर रहे हो. राइट. लेकिन जो होपोनोपोनो है, इसमें क्या आपको कोई स्पेशल मंत्र बोलने बोला जा रहा है? नो. नहीं. क्या आपको पर्टिकुलरली कोई चीज़ खाने से छोड़ने के लिए बोला जा रहा है? नो. आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मंदिर में जाने के लिए या गुरुद्वारे में जाने के लिए या चर्च में जाने के लिए बोला जा रहा है? नो. व्हेन यू आर नॉट गिवन एनी रूल्स, हर स्पिरिट, आपकी आत्मा का सबसे इम्पोर्टेंट खाना पीना खाद पानी पता है क्या है? आज़ादी. आपको सबसे ज्यादा प्यारी क्या है? आज़ादी. राइट. अगर आपको मैं ये कहूँ कि आज से आप एवरी डे 21 डेज होपोनोपोनो बोलेंगी तभी आपको फायदा पहुंचेगा, वो क्या हो गया? रूल. रूल है बंदिश. होपोनोपोनो में
कोई भी रूल्स नहीं हैं। ये हैबिट फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आप 21 डेज बोलिए, 3 टाइम सुबह, 5 टाइम आफ्टरनून, 6 टाइम शाम को बोलिए, ये सिर्फ हैबिट फॉर्मेशन करवाने की टेक्निक्स है, रूल्स नहीं है। होपोनोपोनो किसी भी कास्ट के लोग, किसी भी कंट्री के लोग, किसी भी समुदाय फॉलोअर्स, कोई भी किसी भी समय कभी भी बोल सकता है, क्योंकि ये मात्र 4 ब्यूटीफुल सी फ्रेज आपको सिर्फ प्रेम और आत्मसमर्पण की भावना की ओर ले जाता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये 4 सेंटेंस भी नहीं बोल पाए तो मैं कहती हूँ कट शॉर्ट कर दीजिए। आपको माफ़ी मांगने में अगर बहुत परेशानी हो रही है, आप खुद को आई लव यू तो बोल सकते हैं, वही बोलना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप को बोलिए आई लव यू एंड आई लव यू। कितनी मुश्किल हुई। आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है कि आप आई लव यू उन्हें बोलें। आप खुद को आई लव यू अगर बोलते हैं या खुद को ही आप थैंक यू बोल देते हैं तो एफर्टलेस मंत्र है, कोई रूल्स नहीं है, ना इसमें आपको किसी कल्ट को या आपको किसी कम्युनिटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है। ये स्व इच्छा से आने वाली भावनाओं के समूह से बना हुआ 4 बहुत ही ब्यूटीफुल हवाईयन प्रार्थना है, प्रेयर है, जिसे यूज़ करके इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। यू आर अ लिमिटलेस अबंडेंस, जिसको रियलाइज करने के लिए आपको अपनी आत्मा के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है ना किसी रंग से, ना किसी धर्म से, ना किसी राज्य से जुड़ा हुआ है। सिर्फ आपको अपनी आत्मा से जुड़ना है और किसी से नहीं जुड़ना है। नो रूल्स, यू आर नो फॉलोअर्स, यू आर द किंग ऑफ योर ओन सेल्फ, यू आर स्टार। मुझे लगता है कि मैं ना आपके साथ 2-3 घंटे और बैठूंगी ना तो मेरी लाइफ के जितने भी स्यापे हैं या जितने भी लाइफ की जो भी चीज़ें थी वो आज ही खत्म हो जाती है। उसके बाद आप बाहर निकलेंगी और बोलेंगी बस अब तो मैं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी अच्छी चीज़ें आपने मेरे अंदर भर दी है ना, आई एम श्योर कि मतलब ये मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगी। बिल्कुल, यू विल शाइन एंड ब्राइटर स्टार। आप यू विल बी बिगर देन योर लाइफ and never ever give any restrictions to your dream because you don't know आप जो सोच रही हैं उससे कहीं ज़्यादा कि आप काबिल हो। So no restrictions, you are abundance, don't limit yourself, you are a limitless being। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ अपना इतना वैल्यूएबल आपने टाइम मेरे लिए निकाला और जो आप कर रही हैं ना, थैंक यू सो मच कि आपने भी मुझे बुलाया। नहीं मैम, आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है। मतलब जो आप इसे क्या बोलेंगे कि आप जो लोगों को दे रहे हैं ना, वो मैं समझती हूँ बहुत कम लोग कर पा रहे हैं इतना दिल से। कई लोग ऐसे देखे जो सिर्फ बोलते हैं कैमरे के आगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके एक्शंस में दिखती नहीं हैं। बट जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ और जो चीज़ मैं आपके साथ एक्चुअल में फील कर पा रही हूँ ना, वो आपके दिल से आ रही है, वो मेरे दिल तक भी पहुँच रही है एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों के दिल तक भी डेफिनेटली पहुँचेगी। और बहुत, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स अभी रह गए हैं और मैं आपके साथ आगे करना चाहूँगी। आई विश कि आप मेरे पॉडकास्ट में ज़रूर दोबारा आएंगे और हम लोग जो टॉपिक्स ठीक है, और जो टॉपिक्स पे हम लोग अभी बात नहीं कर पाए नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर करेंगे। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई विश है वो पूरी हो गई हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू।